नमस्कार, स्वागत है आपका एचएन अध्ययन पे। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके अल्टी ग्रेड एग्जाम में एक जीएस का पार्ट है, जिसमें एक सब पार्ट है इंडियन एग्रीकल्चर का। तो इंडियन एग्रीकल्चर का बहुत ही टू द पॉइंट आपको मैं इस वीडियो लेक्चर में, ये वीडियो लेक्चर एक से दो वीडियो लेक्चर हो सकता है। इंडियन एग्रीकल्चर में मैं जितना पढ़ा दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको कहीं से ज़्यादा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस दो वीडियो आप इसको देखिए, आपका इंडियन एग्रीकल्चर टू द पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को गारंटीड के साथ बोल रहा हूँ कि नहीं देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर में। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या टू द पॉइंट जो हाइलाइटर जो इसमें हाईलाइट मैं किया हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इसको देख के जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर। तो देखिए इंडियन एग्रीकल्चर में क्या लिखा हो, अबाउट 51% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। इंडिया मतलब हमारे जो लैंड एरिया का, इंडिया का जो लैंड है, उसका जो 51% है एरिया जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। और सबसे कम जो यूज किया जाता है वो ध्यान दीजिएगा, कनाडा में 5% एरिया कनाडा में यूज किया जाता है, जो कि वहाँ के प्रोडक्शन जो है कनाडा में ज़्यादा होता है, आप लोग जानते होंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपके आ सकता है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है इसका जीडीपी में कितना योगदान है, कितना इसका महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जानते हैं कि जब 1950-51 में इसका जो जीडीपी था वो 52.2% था, और 2020 में इसका देखेंगे तो 17.8% इसका जीडीपी क्या नाम है हो गया है, कम हो गया है। अब इकोनॉमिक सर्वे में 2020-21 में भी क्या है, इसका जो जीडीपी फिर से इंक्रीज किया गया। जो 2020 में था वो 17.8 था, जो कि जीडीपी इसका 2021 में लगभग हो गया 19.9%। तो ये फैक्चुअल आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीडीपी एग्रीकल्चर का जो जीडीपी है वो कितना परसेंट है। तो ध्यान दीजिए 2020-21 में इसका 19 पॉइंट लगभग आप याद करके 20 अप्रॉक्सीमेट 20% इसको याद कर लीजिए। अब आते हैं लैंड यूज़ में क्या है। देखिए टोटल लैंड जो होता है 46 पॉइंट नेट सोन एरिया इसको बोलते हैं हम लोग। अब नेट सोन एरिया, एरेबल लैंड, फैलो लैंड, बैरन लैंड, ये होता क्या है। देखिए एरेबल लैंड वो होता है जो नेट सोन एरिया और फैलो लैंड दोनों को ही इंक्लूड किए, उसको बोलते हैं एरेबल लैंड। अब देखिए फैलो लैंड क्या होता है, जहाँ पे ऐसा लैंड जहाँ विच हैज़ नो क्रॉप हैज़ बीन ग्रोन फॉर 1 to 5 ईयर। ऐसा लैंड, ऐसा ज़मीन जहाँ पे कोई क्रॉप लगभग 2 से 3, 4, 5 साल वहाँ पे कोई क्रॉप ही ना ग्रो किया गया, उसे बोलते हैं फैलो लैंड। बैरन लैंड क्या होता है, द लैंड विच इज अनसूटेबल फॉर कल्टिवेशन। आपने सुना होगा गांव वगैरह में ऊसर ज़मीन, तो ये सब बैरन लैंड होते हैं जो सूटेबल नहीं होते हैं कल्टीवेशन के लिए, इसको बोलते हैं क्या है, बैरन लैंड। अब एक आता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ड्यूरिंग अ ईयर अपॉन नेट क्रॉप्ड एरिया ड्यूरिंग अ ईयर इंटू 100। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉप इंटेंसिटी इंडेक्स आता है। अभी हम लोग एक पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आप देखिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, केवल वही आपको इसको हम लोग पढ़ाएंगे। बाकी अब देखिए, आप एग्जाम में लैंड होल्डिंग्स या ध्यान दीजिएगा, लैंड होल्डिंग जो एग्जाम में आता है कि अरेंज करने के लिए आ जाएगी कौन सा इंडिया में सबसे ज़्यादा होंगी। तो ध्यान दीजिए लैंड होल्डिंग्स सबसे ज़्यादा किसी के पास, अगर मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स है, मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स किसको बोलते हैं, जिसके पास लेस देन 1 हेक्टेयर जो ज़मीन होता है उसे मार्जिनल लैंड होल्डिंग बोलते हैं। स्मॉल लैंड होल्डिंग किसको बोलते हैं, 1 से 4 हेक्टेयर पास जिसके पास ज़मीन होता है उसको स्मॉल लैंड होल्डिंग, फिर मीडियम लैंड होल्डिंग और लार्ज लैंड होल्डिंग। तो ध्यान दीजिएगा इंडिया में जो लार्ज लैंड होल्डिंग बहुत ही कम लोगों के पास है, लगभग 1.6% लोगों के पास लार्ज लैंड होल्डिंग है। लार्ज होल्डिंग मतलब कि जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है उसे बोलते हैं लार्ज लैंड होल्डिंग। अब आते हैं मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया में लगभग कौन कौन से क्रॉप होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो राइस है, चावल आपके यहाँ सबसे ज़्यादा मेजर क्रॉप में आता है, वीट सबसे ज़्यादा, ये सब में आता है। तो राइस में आपको याद करने की क्या क्या ज़रूरत है। आपके एग्जाम में हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि राइस के लिए टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट है, रेनफॉल कितना चाहिए, किस एरिया में कितना परसेंटेज इसका ये शेयर होता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, कब होता है, विंटर है, ये खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है, ये सब इसमें आपको याद करने हैं। देखिए मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट लाइन टिक किया हूँ, हाईलाइट किया हूँ। तो राइस एक ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए अब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल आपको पता है ये खरीफ क्रॉप है, तो ये इसका 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, इसमें अब 100 सेंटीमीटर रेनफॉल ज़रूरत होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया के लिए। अब ये कब होता है, अब देखिए ये खरीफ क्रॉप है, मतलब गर्मियों के समय में होता है। तो इसके वैरायटीज़ भी होते हैं कुछ, देखिए इसमें लिखा है 3 वैरायटीज ऑफ राइस होते हैं, अमन, अस, बोरो आर ग्रोन इन वेस्ट बंगाल एंड असम। ध्यान दें, वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे साल भर वहाँ पे चावल की ही खेती की जाती है। अब आते हैं कि जो
राइस की प्रोडक्शन है, आपके एग्जाम में कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर डिसेंडिंग अरेंजमेंट करने के लिए पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में राइस का प्रोडक्शन होता है। एक देखिए प्रोडक्शन होता है और एक प्रोडक्टिविटी होता है। प्रोडक्टिविटी मतलब कि कितने कम एरिया में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो राइस का जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है वो देखिए सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके यहाँ कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है कि अरेंज करिए। तो सबसे ज़्यादा जो राइस का प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है और पंजाब और आंध्र प्रदेश होता है। तो आपके यहाँ 4 ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आएगा कि कहाँ कहाँ होता है। तो आपको अरेंज करना है, पहला वेस्ट बंगाल होता है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब और चौथा इंपॉर्टेंट आपको याद करना है कि आंध्र प्रदेश में भी चावल का प्रोडक्शन होता है जो कि चौथे नंबर पे है। अब प्रोडक्टिविटी मैंने बताया, प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी मतलब कि कितने कम एरिया में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होना, इसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो देखिए जो सबसे कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो पंजाब का एरिया है। आपको पता है कि यहाँ के इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं बहुत ही अच्छा है पंजाब में, तो इसीलिए पंजाब में जो प्रोडक्टिविटी है राइस की वो सबसे ज़्यादा है, लगभग 4132 किलो पर हेक्टेयर में इसका प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। और दूसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा तमिलनाडु है। यहाँ का भी जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल लैंड है, आपने देखा होगा कावेरी रिवर वगैरह यहाँ से फ्लो होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो प्रोडक्टिविटी के मामले में पंजाब जो है सबसे अच्छा है राइस में। अब आते हैं वीट के भी आपको वैसे ही याद करना है जैसे राइस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्या है वो देखिए ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट था, और ये वीट जो होगा ये टेम्परेट क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट। और इसके जो ध्यान दीजिएगा आप, ये सब इसको आप खुद से रिलेट करिए। जो गेहूं की खेती होती है वो ठंडी में होती है, जनरली इसमें जो ठंडी में टेम्परेचर क्या है कम होता है, तो 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर इसमें चाहिए। और इसका एनुअल रेनफॉल जो होगा वो चावल से कम होता है, आपको पता है ठंडी में बारिश कम होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर यहाँ पे रेनफॉल इसको नीड होता है। तो जो वीट होता है इसका भी प्रोडक्शन हमारे इंडिया में काफ़ी होता है, और वीट जो होगा पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो रैंक है वो सेकंड है, चाइना की जो रैंक है वो वीट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है। अब वीट अगर हम लोग पूछें कि वीट सबसे ज़्यादा किस स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है और इसका प्रोडक्टिविटी भी किस है, ध्यान दीजिएगा एक प्रोडक्शन और एक प्रोडक्टिविटी दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा देखिए वीट का कहाँ होता है, वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा तीसरा नंबर मध्य प्रदेश है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो वीट का प्रोडक्शन पहला है वो उत्तर प्रदेश में ही है, दूसरा पंजाब में है और तीसरा मध्य प्रदेश है। अब आते हैं फिर इसमें वीट में भी प्रोडक्टिविटी अगर देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन, तो पंजाब भी इसमें इसी मामले में पंजाब भी आगे है वीट में भी। यहाँ ध्यान दीजिएगा 5183 किलोग्राम जो होता है 1 हेक्टेयर में यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन होता है। अब आते हैं ऐसे ही देखिए रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जेद क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होता है? रबी क्रॉप जो जिसका अक्टूबर एंड जनरली जो लगाया जाता है वो अक्टूबर में होता है और हार्वेस्टेड इन अप्रैल में। जैसे आप वीट है, मटर है, सरसों है, ये सब क्या है रबी क्रॉप में आते हैं। खरीफ क्रॉप में आते हैं क्या, ये रेनी सीजन में होता है और ये हार्वेस्टेड अक्टूबर में होता है। इसमें कौन कौन से ज्वार आते हैं, बाजरा आते हैं, मेज़, जूट और आपका टोबैको, ये सब क्या है खरीफ। ध्यान दीजिएगा जो टोबैको है ये खरीफ क्रॉप है। जेड क्रॉप्स क्या होते हैं? जेड क्रॉप्स जो होता है खरीफ और रबी के बीच में होते हैं। आप ध्यान दियोगे मार्च से लगभग अप्रैल मई जून में आपने देखा होगा कि जो खीरा, कुकुम्बर मतलब जो आपके हरमाना जो हम लोग बोलते हैं, और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब इसको बोलते हैं जेड क्रॉप्स। जो वाटरमेलन ये सब है। मेज़ मतलब क्या है? अब आते हैं मेज़ पे। मेज़ क्या है? मेज़ भुट्टा है, भुट्टा जिसको बोलते हैं आप इस समय जो आप लोग खा रहे होंगे। मेज़ इज अ क्रॉप ऑफ सेमी एरिड क्लाइमेट है। ध्यान दीजिए इट इज़ यूज बोथ फूड एंड फोडर के लिए ये ध्यान दीजिए यूज होता है। और ये नट्स एंड ओरियन इसके लिए भी जो बारिश चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जो होता है ये सूटेबल होता है भुट्टा के लिए। सबसे ज़्यादा भुट्टा कहाँ होता है? ध्यान दीजिएगा कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में भुट्टा सबसे ज़्यादा क्या है प्रोड्यूस किया जाता है। इसकी प्रोडक्टिविटी जो होगा तमिलनाडु स्टैंड फर्स्ट में रखा गया है। ध्यान दीजिएगा जो तमिलनाडु का रीजन है वो बहुत ही फर्टाइल रीजन तमिलनाडु का है, तो यहाँ पे भी चीज़ें क्या है ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे भी होती हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पल्सेज में आते हैं। ध्यान दीजिएगा इंडिया इज़ द टॉप मोस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अबाउट 24% ऑफ द वर्ल्ड आर प्रोड्यूस। दाल के प्रोडक्शन जो है इंडिया में काफ़ी मात्रा में होता है। आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा दाल किस स्टेट में होता है? मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा आपका दाल प्रोड्यूस हो जाता है। और प्रोडक्टिविटी इसकी जो सबसे ज़्यादा होती है वो भी क्या है आपका मध्य प्रदेश में है। और लगभग ध्यान दीजिएगा इसका प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही मध्य प्रदेश इसमें आगे आता है। प्रोडक्शन के मामले में अरेंज करने के लिए आपको इसको लिख लेना है, नोट कर लेना है कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश होता है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश का बॉर्डर पे राजस्थान, इसको ऐसे याद किया जाता है। मैप पे आप करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा।
प्रोडक्शन के मामले में आज क्या है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तीसरे जो चौथा नंबर है वो क्या है, महाराष्ट्र। प्रोडक्टिविटी में भी मध्य प्रदेश आपको केवल याद करना है। अब पल्सेस के भी कई सारे वैरायटी होती हैं, ग्राम होता है, चना जो अरहर, मूंग, ये सब चीज़ें कई वैरायटी होती हैं पल्सेस के। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, जो मैं हाईलाइट किया हूँ वो सब केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऑयल सीड्स के बारे में आते हैं। अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग एरिया क्या है, इंडिया में है। मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग एरिया प्लेट्यू ऑफ क्या है, मालवा प्लेट्यू, मराठवा, गुजरात ड्राई एरिया ऑफ राजस्थान, तेलंगाना एंड रायलसीमा रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ये सब में कहाँ है, ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश पहले नंबर पे ही है ऑयल सीड प्रोडक्शन के मामले में, राजस्थान दूसरे नंबर में। ध्यान दीजिएगा, पल्सेस और ऑयल सीड्स ये दोनों क्या है, रैंक मध्य प्रदेश पहला है और राजस्थान दूसरा है। ग्राउंड नट जो आपका मूंगफली की खेती होती है, गुजरात में इसका होता है, और उसके बाद तमिलनाडु में मूंगफली की खेती, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ध्यान दीजिएगा कि जो मूंगफली है ये एक खरीफ क्रॉप है, और मस्टर्ड जो होगा ये पता है रबी क्रॉप्स है। सोयाबीन भी मध्य प्रदेश में इसका प्रोडक्शन आप ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा होता है। सनफ्लावर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका जो होगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर है। और इसके बाद ये साउथ में आप चले जाएंगे तो कर्नाटका, उड़ीसा, हरियाणा, ये सब जो हैं ये सनफ्लावर का प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है। और एक ऑयल होता है जिसको बोलते हैं कैस्टर, जिसको अरंडी तेल हिंदी में बोलते हैं हम लोग। ऐसे ही आपका ज्वार है, ज्वार क्या है, एक फूड क्रॉप, सेमी इरिडियल सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में होता है। इसके लिए भी टेम्परेचर वही 20 से 30 डिग्री चाहिए, रेनफॉल आपका 60 सेंटीमीटर इसके लिए नीड होता है ज्वार के। कर्नाटका ध्यान दीजिए इज़ द लार्जेस्ट ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट है, कर्नाटका में ज्वार का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद महाराष्ट्र में होता है। ऐसे ही बाजरा भी है, बाजरा के लिए भी 30 से 35 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, 25 से 35 डिग्री होता है बाजरा के लिए। मैं आपको इसी लेक्चर में इसको लगभग कवर कर दे रहा हूँ। ऐसे ही शुगर केन इंपॉर्टेंट है। शुगर केन ध्यान दीजिएगा कि इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया है, मतलब इसका जो ओरिजिन है, इसका जो नेटिव है ये इंडिया में ही इसका हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिजिनस प्लांट। इट इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद जनरली, इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस में आ सकता है कि शुगर केन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 20 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। इसका 75 से 120 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ध्यान दीजिए शुगर केन, गन्ना की जो खेती होती है इंडिया का रैंक वर्ल्ड में सेकंड है, और पहला नंबर पर जो प्रोडक्शन है वो शुगर ब्राज़ील का है। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपके जो आजकल एग्जाम में असर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं, वो हो सकता है आ जाए कि जो साउथ इंडियन का शुगर, उसमें देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज़ बीन प्रोमिनेंट शुगर केन कल्टिवेशन बट इट्स प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड इन साउथ इंडिया आफ्टर द डिकेड ऑफ 1960, कि मतलब जो आपका शुगर केन जो गन्ने की खेती होती है नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा होती है, बस इसका जो प्रोडक्शन आजकल जो इंक्रीज हुआ है वो सदर्न इंडिया में देखने को, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में। इसका जो रीजन है देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है, बिकॉज सूटेबल पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इन शुगर कैन इन साउथ इंडिया इज मोर देन इन नॉर्थ इंडिया। द साउथ इंडियन शुगर कैन कंटेन्स मोर शुगर। जो साउथ इंडियन शुगर कैन प्रोडक्शन होता है उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। क्यों, देखिए द शुगर कैन जूस बिगिंस टू ड्राई अप बिकॉज ऑफ लॉन्ग ड्राई सीजन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, या जो जिसका शुगर होता है वो बहुत तेज़ी से ड्राई हो जाता है। जबकि जो क्वांटिटी साउथ इंडिया में होगा तो यहाँ मॉइस्ट मरीन क्लाइमेट होता है, इसलिए यहाँ पे इसका शुगर प्रोडक्शन जो है, शुगर कंटेंट जो इसमें ज़्यादा होता है। तो इंडिया में जो 40% यूज होता है शुगर केन का वो गुड़ बनाने में होता है, और जो 60% होता है वो चीनी बनाने में यूज किया जाता है। सब देखिए उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन फॉलोड बाई महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आपको याद करना है बस। शुगर देख रही है। अब आजकल जो क्वेश्चन आपके यहाँ देखने को, इसके इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन कहाँ है, कोयम्बटूर। ये ध्यान दीजिएगा कि शुगर जो इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है, कोयम्बटूर में। क्यों कोयम्बटूर में है, देखिए जो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होता है लगभग वहीं पे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी ओपन किए जाते हैं। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश पहला स्थान है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा कर्नाटका और चौथा क्या है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भी शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, तो इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कोयम्बटूर है शुगर केन का, ये आपको ध्यान रखना है। रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चन ये बहुत ही बार एग्जाम में आपके देखने को मिले हैं, फिर देखने को मिल सकते हैं।
अब देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो शुगर टेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में है, ये भी आपको याद करना है। अब आते हैं हम लोग बीवरेज क्रॉप्स में। देखिए टी का जो प्रोडक्शन है, टी कॉफ़ी, टी जो होगा वो कब होता है, टी भी जो है आपका चावल की तरह ये भी ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में और सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में आ जाता है। यहाँ पे जो इसको बारिश चाहिए वो लगभग 150 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल की नीड है, और इसका टेम्परेचर वही जैसे चावल के 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए। जो ये आपने टी चाय खेती अपने दार्जिलिंग असम वगैरह ये सब सुना होगा, तो ये हिल स्लोप्स पे इसकी ज़्यादा इसका होता है। ये एक प्लांटेशन क्रॉप है। इंडिया जो है इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया का रैंक भी इसमें सेकंड है। आपने ये सब प्रोडक्शन में चाइना को सबसे ज़्यादा देखा होगा। केवल गन्ने की खेती जो होगा वो आप उसका ध्यान दीजिएगा, उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में ब्राज़ील के यहाँ होता है। टी की खेती इंडिया में कहाँ कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, असम में देखे होंगे आपने, और इसका साउथ इंडिया में होगा, और आप लोगों को बहुत ही कम लोगों को शायद पता होगा इसका जो चाय की खेती वो वेस्टर्न हिमालय एरिया में भी होता है। देखिए जो टी इज कल्टिवेटेड ऑन द हिली स्लोप्स ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। मेजर एरिया ऑफ टी प्रोडक्शन आर क्या है, कुमाऊं हिल्स आपने सुना होगा उत्तराखंड में, देहरादून उत्तराखंड, मंडी एंड कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश। मंडी आप हिमाचल प्रदेश का जानते होंगे, जहाँ की सांसद आपने सुना होगा, क्या नाम है उनका, कंगना रनौत ऐसे कुछ वो हैं, तो वहाँ भी चाय की खेती होती है। असम रैंक फर्स्ट इन द टी कल्टीवेशन एरिया ऑफ इट्स प्रोडक्शन, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। असम इसके रैंक चाय के प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट है, दूसरा क्या होना है, वेस्ट बंगाल है। अब जो सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI, इसका जो कसारगोड केरला में इसका प्रोडक्शन है, ये इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इसका जो प्रोडक्शन होता है रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स, ये आपका कहाँ है, कसारगोड केरला में है। ये चीज़ें आपको ध्यान ये याद करनी है। अब आते हैं हम लोग कॉफ़ी में। कॉफ़ी जो ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप, इसमें 16 से 28 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। ये सब चीज़ें आप लिख लीजिए, बहुत ही टू द पॉइंट, हाईलाइट जो किया वो टू द पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यही सब आपको एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिल जाएंगे। इसके लिए जो कॉफ़ी के लिए जो टेम्परेचर चाहिए 150 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। और देखिए इसमें लगभग कॉफ़ी का जो प्लांट्स हैं वो लेटराइट सॉइल में ज़्यादा पाया जाता है। लेटराइट सॉइल आपका मेघालय में पाया जाता है, कर्नाटका में पाया जाता है। तो कॉफ़ी प्लांट्स के लिए जो सब आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा सॉइल सबसे बेटर होता है, तो लेटराइट सॉइल इसमें सबसे बेटर होता है। कॉफ़ी की वैरायटी कौन कौन से हैं, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो 3 वैरायटी होते हैं कॉफ़ी के, आप ध्यान दीजिएगा। एक होता है अरेबिका, और एक होता है रोबस्टा, और एक होता है लिबेरिका। तो ARL से आप इसको याद कर सकते हैं, अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबेरिका। जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है सुपर क्वालिटी कॉफ़ी जो होता है उसको अरेबिका बोलते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इंटरनेशनल मार्केट में। अरेबिका जो होगा वो कॉफ़ी का सबसे सुपर क्वालिटी माना जाता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। मैंने आपको बताया कि जहाँ जिस चीज़ का प्रोडक्शन होता है वहीं रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। तो कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन होता है कर्नाटका एरिया में होता है। सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होगा ये आपका कर्नाटका में इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब आते हैं फाइब्रस क्रॉप्स, जैसे कॉटन हो गया। कॉटन भी क्या है, एक इंडिजिनस प्लांट है। इंडिजिनस प्लांट है जो इसका नेटिव प्लेस मतलब क्या है, ये इंडिया में ही है। कॉटन को ध्यान दीजिएगा, ये खरीफ क्रॉप है। कॉटन के लिए भी लगभग 60 से 85 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। कॉटन इज कल्टिवेटेड ऑन द लावा प्लेट्यू ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा। आपने सुना होगा महाराष्ट्र के ब्लैक सॉयल, रेग्यू सॉयल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटन सॉयल भी बोलते हैं। यहाँ पे हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री वेदर चाहिए, साइनी सनशाइन और फेवरेबल कंडीशन होता है कल्टीवेशन के लिए। इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, फॉलोड बाई चाइना। ध्यान दीजिए, अभी चाइना को जाके इंडिया ने पिछड़ा है किसमें, कॉटन के प्रोडक्शन में। तो ध्यान दीजिए इंडिया का कॉटन का प्रोडक्शन जो होगा इंडिया में रैंक फर्स्ट है कॉटन के प्रोडक्शन में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है कॉटन, तो महाराष्ट्र जो होगा 25% लगभग पूरे इंडिया टोटल में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, कॉटन का। इसके बाद गुजरात में होता है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भी होता है। ये आपका हो गया कॉटन। अब आते हैं जूट। जूट के बारे में भी आपके यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इसका कारण है इंडिया क्या है, एक मेजर कैश क्रॉप है। यहाँ पे भी हाई टेम्परेचर चाहिए, 24 से 35 डिग्री, हाई रेनफॉल चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर। लो प्लेन फेवरेबल होता है जूट के प्रोडक्शन में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, लगभग 56% ऑफ द इन द वर्ल्ड। क्यों, देखिए जूट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एग्जाम में आपका आता है। देखिए इसका लिखा हुआ नीचे कि 80% जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो था
वो रिमेंड इन द ईस्टर्न पाकिस्तान, बांग्लादेश में चला गया था पार्टीशन के बाद 1947 में। इट इज़ कॉल्ड द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडियन जूट मिल्स। जब पहले इंडिया जो बांग्लादेश जो था इंडिया में था, तो जो जहाँ पे उसका रॉ प्रोडक्शन होता था वो लगभग बांग्लादेश के एरिया में होता था। जब पार्टीशन होने की वजह से उसका जो रॉ मटेरियल जहाँ पे जिस एरिया में होता था वो ईस्टर्न पाकिस्तान, जो हम लोग आजकल बांग्लादेश बोलते हैं, उसमें चला गया, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होने लगा जूट के प्रोडक्शन में। लेकिन बाद में जूट का जो इनक्रेज किया गया प्रोडक्शन के लिए, तब जाके इसका जो प्रोडक्शन हो इंडिया में फिर से इंक्रीज किया। लेकिन उस टाइम इंडिया का प्रोडक्शन जो 80% उसका रॉ मटेरियल था वो बांग्लादेश के एरिया में चला गया था। वेस्ट बंगाल 78.7 इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। ध्यान देना, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद इसके पड़ोसी राज्य में बिहार में होता है, फिर आपके ऊपर आसाम में होता है। मेस्टा इज अ वैरायटी ऑफ जूट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है, मेस्टा इज अ वैरायटी ऑफ विच प्लांट। तो ध्यान दीजिए, मेस्टा एक वैरायटी किसका, जूट का एक वैरायटी है। अदर क्रॉप्स देखिए, टोबैको भी ध्यान दीजिएगा, टोबैको वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय द पोर्तुगीज़ ने इसको लाया था। इसके लिए भी टेम्परेचर चाहिए 15 से। टोबैको ध्यान दीजिए खरीफ क्रॉप, इसको ध्यान ये याद करने के लिए है। गुजरात में फर्स्ट टोबैको, मतलब सबसे ज़्यादा कहीं टोबैको प्रोडक्शन होता है तंबाकू का, तो है गुजरात में होता है। फिर नीचे आप आएंगे आंध्र प्रदेश में इसका होता है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ध्यान दीजिएगा, राजमुंड्री आंध्र प्रदेश में इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है। किसका, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सब याद करने हैं। सिगरेट टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, स्टेशन कहाँ है, आंध्र प्रदेश में इसका है। अब आते हैं हम लोग रबर इज अ वाइल्ड ट्री ऑफ अमेजॉन ब्राज़ील। रबर इज ऑब्टेन्ड बाय कलेक्टिंग द लेटेक्स मिल्की लिक्विड ऑफ द ट्री। सबसे ज़्यादा जो रबर का प्रोडक्शन होता है वो केरला में होता है। केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ रबर। ये इसके लिए टेम्परेचर जो है लगभग 25 से 35, मतलब देखिए हॉट एंड वेट क्लाइमेट इसके लिए चाहिए। रबर का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे, केरला में है, कोट्टयम में। अब आते हैं हम लोग कोकोनट में। कोकोनट भी क्या है, एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये इसके लिए भी टेम्परेचर 20 से 25 टेम्परेचर चाहिए, बारिश ज़्यादा चाहिए, 150 सेंटीमीटर रेनफॉल। केरला जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, कोकोनट का। अब आते हैं स्पाइसेस में। जो मसाला, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस वर्ल्ड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केरला भी जो है इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, केरला में ही है, कोझिकोडे में। कर्नाटका इज द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च होती है वो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होता है। रेड चिली जो होगा आंध्र प्रदेश में होता है। हल्दी का जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है वो कौन है, तेलंगाना जो है सबसे ज़्यादा हल्दी की खेती वहाँ पे होता है, प्रोडक्शन भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। इंडियन कार्डमम रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होगा वो कहाँ है, मय्यलादुथुराई, इडुक्की, केरला में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एरेका नट और बेटेल नट, मतलब सुपारी की जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। और इंडिया में कहाँ पे, कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एरेका नट, जो सुपारी की खेती होती है सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होता है। अब आते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। ध्यान दीजिएगा, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इंडिया का जीडीपी पूछ सकता है, बहुत ही कम चांसेस है ये सब पूछेगा। 29.5% इसका पूछा जाता है जीडीपी में। ऐसे ही आपके कई सारे, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैस्यू कहाँ है इसका सेंटर, कर्नाटका में। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओनियन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ये सब इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कब आया था, 1966-67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो टर्म यूज था वो सबसे पहले विलियम गेट थे यूएसए के, उन्होंने दिया था। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो नॉर्मन बरलॉग को ही फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। ये सब चीज़ें आपको इसमें याद करना। कब आया था ये, 1966-67 में, ये आप देख सकते हैं। क्यों आया था, ग्रीन कंपोनेंट्स क्या था, हाई यील्ड वैरायटी सीड था, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब करके प्रोडक्शन के बहुत ज़्यादा हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण, ये आपको याद रखने हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन किस लिए आया था, प्रोडक्शन ऑफ फिश इज नोन एज द ब्लू रिवॉल्यूशन, 7 5-year प्लानिंग में इसका आया था, ये आपको याद रखना है। वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता आया था, ये भी आपको याद रखना है। द सेंट्रल फिश रिसर्च सेंटर कहाँ है, मुंबई में। ये इंपॉर्टेंट, जितना आपका इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे क्या है। फ्रेश वाटर फिश प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन के मामले में पहले नंबर पे है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है।
अब मेजर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से मैच द कॉलम करके क्वेश्चन आ सकता है और वन वर्ड भी आ सकता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए जाना जाता है? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन और डेयरी डेवलपमेंट के लिए। ब्लू रिवॉल्यूशन किसके लिए? फिश प्रोडक्शन के लिए। येलो रिवॉल्यूशन किसके लिए? ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए। पिंक रिवॉल्यूशन किस लिए? श्रिम्प प्रोडक्शन के लिए। ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए। ग्रे रिवॉल्यूशन प्रोडक्शन एक्सपोर्ट स्पीसीज के लिए। रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन के लिए। ब्लैक रिवॉल्यूशन बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए। गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर के लिए। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग प्रोडक्शन के लिए। रेनबो रिवॉल्यूशन ये इंपॉर्टेंट है, एम्फेसिस ऑन ऑल द अबव रिवॉल्यूशन, ये सब हैं। अमृत रिवॉल्यूशन क्या है? लिंकिंग ऑफ रिवर प्रोडक्ट्स। तो ये सब आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन एग्रीकल्चर का एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वीडियो आप, मैंने सोचा था इसको 2 पार्ट बनाएंगे, लेकिन ये कंप्लीट कर दिया मैंने। इसके अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी में मैंने आपको जितना पढ़ा दिया है, इससे आगे आपको कहीं भी नहीं पढ़ना है। इसी से आप अपना एक हैंड रिटन नोट्स बनाइए, टू द पॉइंट बनाइए, डिसेंडिंग में कन्वर्ट करिए, अरेंजमेंट क्वेश्चन जो आ सकता है, वन वर्ड क्वेश्चन जो आ सकता है। इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अपने टाइम को अपने सब्जेक्ट में दीजिए। जीएस के पोर्शन आपको एचएन अध्ययन पे कवर हो जाएगा। आप एचएन अध्ययन में जितना जीएस पढ़ाया जा रहा है उतना ही कवर कर लीजिए, आपका जीएस का पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा। ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और एग्रीकल्चर के जो मैंने आपको पढ़ाया ये कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।